नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। दोस्तों, आज से हम जो एमसीक्यूज हैं और खासतौर से आरजीएस और यूपीएचजेएस को टारगेट लेते हुए वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू से आपको काफी लाभ होगा और इसीलिए हमने ये क्लास आपके लिए लाया है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आज का जो सब्जेक्ट है वो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेकर चलते हैं। क्लियर है? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मित्रों वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए हिंदू मैरिज इज सक्रमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, या ये एक सोशल फंक्शन है, या रिकॉग्निशन ऑफ द स्पाउस एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो ये यहां पर आया है। क्लियर है? तो मित्रों, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट, सोशल फंक्शन, थोड़ा बहुत तो सबका इसमें पुट है। वो तो आपको हम अभी बताएंगे भी कि क्यों सबका थोड़ा थोड़ा अंश है। भाई सोशल फंक्शन तो होता ही है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा अंश, क्योंकि जब 1955 का जब ये अधिनियम लागू हुआ, विवाह अधिनियम, तो थोड़ा बहुत इसका भी आ गया और ये तो वाइफ है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए सर्वाधिक सही उत्तर तो ये है आपका क्या, ये एक क्या है मित्रों, ये एक संस्कार है। याद रखिएगा। ठीक है, ये एक क्या है, मूलतः ये एक संस्कार है। ठीक है, ये एक संस्कार है। क्योंकि प्राचीन अगर हिंदू विधि की बात की जाए, भाई प्राचीन, इसकी जो प्राचीनता थी वो हिंदू विधि का जो मूल स्वरूप है उसको अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे वेद पुराण हैं सब में इस विवाह को एक संस्कार माना गया है। यहां तक कि जो पत्नी है, ठीक है, पत्नी को जब वो अपने पति के घर जाती है और उसका सेवा करती है और उसके लिए भोजन पकाती है तो उसको भी उपनयन संस्कार से तुलना की गई है। ठीक है, जिस प्रकार विद्या अध्ययन के लिए पुरुष जाता है और वहां पर अग्निहोत्र ये होता है तो उससे तुलना की गई है। ठीक है, पत्नी के लिए। इसके अलावा पत्नी को आत्मा मानी गई है। पुरुष अगर शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। ये जन्मों जन्मांतर तक चलने वाला संबंध है। ठीक है, तो ये कई चीजें, यहां तक कि अर्धनारीश्वर की यहां पर कल्पना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार, और कई जगह आपने कानून में भी पढ़ा होगा कि पति पत्नी एक होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो जितने हमने आपको बातें बताई हैं, ये इसके संस्कारिक रूप को शो करता है। क्लियर है? दूसरा, अब यहां पर पहला तो मान लीजिए प्राचीन से हम इसको, दूसरा, जब ये 1955 का जब ये अधिनियम आया, विवाह अधिनियम 1955 जब आता है, ठीक है, तो इसमें कुछ अंश तक ये संविदा का इसमें हल्का फुल्का जो पुट है वो आ जाता है। ठीक है, संविदा का अर्थ क्या है? संविदा का अर्थ ये है कि जो दो पार्टी है, ठीक है, या जो भी दो पार्टी है वो जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में अलग हो सकते हैं, विच्छेद हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ संस्कार ये कह रहा है, ठीक है, संस्कार ये कह रहा है, या हिंदू पुराण ये कह रहा है कि ये जन्म जन्मांतर तक का संबंध है, और दूसरी तरफ 1955 का अधिनियम इसके विच्छेद की बात करता है। ठीक है, अब तो शादियां एक दिन दो दिन भी चल रही हैं, स्थिति ये है। ठीक है, तो कहीं भी जन्म जन्मांतर वाली बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो संविदा का हल्का सा इसमें कुछ पुट है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी 1955 का जो अधिनियम है वो तीन चीजों में ये शो हो रहा है। तीन इसके जो पॉइंट है, पहला पॉइंट इसका है जो सेक्शन में सप्तपदी, ठीक है, सेक्शन 7 में जो ये सप्तपदी का प्रावधान दिया गया, यानी कि 7 फेरे होने के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है, ये इसके संस्कारिक रूप यानी कि सैक्रामेंट का जो इसका स्वरूप है, इसका जो नेचर है
उसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा सपिंड की हम जब बात करते हैं, ठीक है, सापिंडिक विवाह को मना किया गया है। ठीक है, तो उस प्रकार के जो भी विवाह होते हैं ये हमारे संस्कारिक स्वरूप को दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रतिषिद्ध जो संबंध होते हैं, ठीक है, प्रतिषिद्ध यानी कि जो आपके रिलेटिव हैं, उन जो सगे रिलेटिव हैं उनके बीच भी विवाह को मना किया गया। क्लियर? तो ये जो व्यवस्था है, ठीक है, ये दोनों तो आपको मालूम है कि ये सेक्शन 5 के अंतर्गत आपको दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, तो ये जो इसका स्वरूप है ये इसके संस्कार को ही दर्शाता है। ठीक है, ये इसके सांस्कारिक रूप को ही दर्शाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार ये मूल रूप से क्या है, सेक्रामेंट है। हाँ, जब आपका मेंस आएगा तो मेंस में ये कुछ बातें आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेक्शन हम आते हैं, देखते हैं डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, डी फैक्टो गार्जियन इज वन। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपॉइंटमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दूसरा है लीगल गार्जियन, तीसरा है हु टेक्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैनेज इट, और चौथा है ये नेचुरल गार्जियन। क्लियर है? तो इतने आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सर्वाधिक सही उत्तर है वो ये है। क्लियर है? अब क्यों है ये आपको बताते हैं। इसके लिए हम दो धारा का यहां पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, सेक्शन 4B का उल्लेख करेंगे और साथ में सेक्शन 11 का उल्लेख करेंगे। ठीक है, 11 का उल्लेख। डी फैक्टो का हिंदी वही होता है वास्तविक या तथ्यता। ठीक है, इसका जो हिंदी होता है मित्रों वो क्या होता है, वो होता है तथ्यता। तथ्यता या इसे आप सामान्य भाषा में वास्तविक भी बोल सकते हैं। वास्तविक गार्जियन। ठीक है, तथ्यता या वास्तविक गार्जियन। क्लियर है? तो सेक्शन 4B की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार के गार्जियन का उल्लेख किया गया। ठीक है, 4 प्रकार का। एक तो पहला गार्जियन का उल्लेख किया गया है प्राकृतिक गार्जियन, दूसरा वसीयत यानी कि अगर माइनर है और उस माइनर को अगर मां बाप ने वसीयत द्वारा कोई संरक्षक गार्जियन नियुक्त किया है तो वो वसीयती है। ठीक है, और तीसरा है न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा जो संरक्षक नियुक्त होते हैं, संरक्षक। ठीक है, उनकी बातें की गई हैं। और चौथा जो प्रकार है वो कोर्ट ऑफ वार्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड की बात की गई है, कोर्ट ऑफ वार्ड। ठीक है, इसकी बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो दिए गए हैं संरक्षक, इनमें ये भाई साहब गायब हैं जो तथ्यता या अपने आप को कहते हैं कि मैं वास्तविक इसका संरक्षक। ठीक है, फिल्मों इत्यादि में आप कई बार देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति जो खासतौर से खलनायक होता है वो प्रॉपर्टी के लालच में करता क्या है, प्रॉपर्टी के लालच में उसका मामा बन जाता है, दूर का रिश्तेदार बन जाता है। क्योंकि ये जो संरक्षक है वो ये उस समय है नहीं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को वास्तविक या तथ्यता गार्जियन मानकर उसकी प्रॉपर्टी का देखभाल करने लगता है। क्लियर है? तो ऐसा व्यक्ति स्वयंभू होता है। ठीक है, इसे कोई किसी कानून द्वारा नियुक्ति इसकी नहीं हुई है, ये स्वयंभू अपने आप को इसने ऐसा बना दिया है। क्लियर है? तो इसके उद्देश्य को हो सकता है कि इसका उद्देश्य वही है जो कि फिल्मों में होता है, उसके प्रॉपर्टी को हथियाना। ठीक है, तो इसको देखते हुए सेक्शन 11 ये जो गार्जियन माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, धारा 11 स्पष्ट कहती है कि ऐसा है कि जो ये गार्जियन बने हैं, कौन सा, डी फैक्टो। ठीक है, जो ये तथ्यतः गार्जियन बने हैं इनके द्वारा क्या हो जाए, अंतरण पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, यानी कि ये भाई साहब अगर खलनायक ये हैं और ये चाहते हैं कि हम मामा और चाचा बनकर और उसकी प्रॉपर्टी हथिया ले, तो ऐसा स्पष्ट रूप से सेक्शन 11 मना करता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अगर तथ्यता गार्जियन अपने आप को घोषित कर भी दिए हो तो आपको मना किया गया कि आप अंतरण नहीं कर सकते उस माइनर के प्रॉपर्टी का। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आपको देखते हैं कौन सा,
सॉरी सेक्शन हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन, सेक्शन नहीं है, क्लियर। तो सेक्शन 3 की यहां पर बात किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज नॉट एप्लीकेबल टू, पहला ऑप्शन शेड्यूल ट्राइब अनलेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी जैन्स, और सी दिया है रिनॉन कैंट ये शब्द है, ठीक है, रिनॉन कैंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी, और डी दिया है बोथ ए और सी, ठीक है, ये आपका है। तो पहले उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड सी, क्लियर है। क्यों होगा, अब इसके लिए सिर्फ 2 धारा आपको देखनी है, सेक्शन 3 किसका, इस एक्ट का, क्लियर है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का सेक्शन 3, इसका सब सेक्शन 2, सेक्शन 3 और इसका सब सेक्शन 2A, ठीक है। ये 2 आपको सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 3(2) स्पष्ट कह रहा है कि ये शेड्यूल ट्राइब पर ये लागू नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लागू करने के लिए नोटिफाई या अधिसूचना जारी नहीं करती है, ठीक है। ये रेनॉन कैंट जो शब्द आया है, ये दोस्तों जब पांडिचेरी वाले एरिया में फ्रांसीसी शासन था, ठीक है, तो फ्रांसीसी बस्तियां वहां पर बनाई गई और उन बस्तियों पर फ्रांसीसी कानून लागू किया गया, ठीक है। तो यहां के जो भी निवासी थे ये पांडिचेरी एरिया के, जो जहां पर फ्रांसीसी कानून था, तो उन्होंने व्यक्तिगत विधि को अपने ऊपर लागू नहीं किया, उनके ऊपर फ्रांसीसी कानून लागू हुआ, ठीक है। तो इन्हें ही ये शब्द से नवाजा गया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2A है वो इनको भी शामिल करता है, ठीक है। तो ये भी है, इनके ऊपर हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये उत्तर आपका डी है, बोथ ए एंड सी, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि हम बार बार सेक्शन कह रहे हैं, आप उसे क्वेश्चन ही समझिएगा, क्लियर है। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज वाइफ हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज विल बी वैलिड, दूसरा वाइड, तीसरा वाइडेबल, चौथा लीगल और पांचवा भी इसमें दिया है नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो ये उन्मुक्तता, ठीक है, शब्द क्या है, यानी कि जब ये, इसका अर्थ आप जानते हैं अनुष्ठान, यानी कि विवाह का अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठान ये शब्द है, क्लियर है, क्योंकि हिंदी में भी जानना आप लोग को अनिवार्य, हिंदी मीडियम के तमाम बच्चे, इसी वजह से पैनल भले इंग्लिश में है लेकिन हम इसे हिंदी में समझे जिससे कि दोनों लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है। तो एट द टाइम, ठीक है, जब विवाह का अनुष्ठान हो रहा है तो वाइफ क्या है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, ठीक है, ये क्या होता है, ये उन्मुक्तता, ठीक है, उन्मुक्तता का दौरा, ये इसका हिंदी होता है उन्मुक्तता का दौरा, ठीक है, उन्मुक्तता का दौरा, क्लियर है। तो अगर उन्मुक्तता का दौरा अगर किसी भी स्त्री को पड़ रहा है, कब, जब विवाह संपन्न हो रहा है, तो वो विवाह क्या होगा, ठीक है। तो ये जो उन्मुक्तता का दौरा है, इसके लिए आप पढ़ेंगे कौन सा सेक्शन, ये आपका सेक्शन दिया है सेक्शन 5, ठीक है, 5 का P1 3 है, ठीक है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, ठीक है, इसके अंतर्गत ये बातें दी गई हैं। इंसैनिटी 3 नहीं, सॉरी, ये जो सेक्शन है ये धारा है इस अधिनियम का, ठीक है, उन्मुक्तता,
इसको हम फिर से देख लेते हैं, ये सेक्शन थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया। तो ये सेक्शन है 5, ठीक है, 5, उसके बाद से ये 2 है, हाँ 2, 5 क्लास 2, उसके बाद से सब क्लास कौन सा, सी, ठीक है, सेक्शन 5 क्लास 2 सब क्लास 3, ठीक है। यहां पर दिया है उन्मुक्तता, उन्मत्तता, सॉरी उन्मुक्तता नहीं, उन्मत्तता शब्द है, उन्मत्तता, क्योंकि कुछ हिंदी जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, खासतौर से कानून में, ठीक है, कानून में हिंदी थोड़ा सा टफ है, तो उसको देखते उन्मुक्तता का दौरा, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है सेक्शन 5(2)(c), ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई दौरा, ऐसा कोई पागलपन चढ़ा है जो कि हिंसक है, और इससे सामने वाला जो उसका पार्टनर है उस पर गंभीर खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जब इस प्रकार का हिंसक दौरे आते हैं तो व्यक्ति एकदम से पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये दौरा बार बार आ रहा है, यानी कि ये ठीक होने वाली स्थिति नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में दूसरी पार्टी जो है वो चाहे तो इस विवाह को वाइडेबल करवा सकती है, ठीक है, यानी कि इसे वो क्या करवा सकती है, शून्यकरणीय, शून्यकरणीय, ठीक है, वो शून्यकरणीय करवा सकती है, ठीक है। तो शून्यकरणीय जब वो करवाएगी तो उसके बाद से डिक्री द्वारा क्या हो जाएगा, ये विवाह शून्य घोषित हो जाएगा, क्लियर है। और ये शून्यकरणीय का जो हमने आपको बताया, ठीक है, ये आपको चूंकि आप जानते हैं कि वाइडेबल के लिए सेक्शन 12 में आप देखेंगे कि कौन कौन से विवाह क्या होते हैं, शून्यकरणीय होते हैं, ठीक है। तो उन्मुक्तता के आधार पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 और इसके बाद से ये क्या है, बी है, ठीक है, सब सेक्शन नहीं 12 क्लास 1 सब क्लास बी, ठीक है। इसके अंतर्गत ये विवाह क्या हो जाएगा, ये वाइडेबल हो जाएगा, शून्यकरणीय हो जाएगा, ठीक है, बस ये है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकरणीय, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उसके हिंदू विवाह में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछने का जो इनका तरीका है, ये वही 12(1)(b) है कि 12(1)(c) है, इस टाइप के पूछे जाते। तो थोड़ा सा आप जो भी क्वेश्चन है उसको उसके सेक्शन खासतौर से दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और खासतौर से सेक्शन 12 और 11, 12, 13, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन मतलब की धाराओं को या उसकी उपधाराएं हैं उसको देखते हुए, क्लियर है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज फिक्स्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो ये यहां पर दिया गया है। तो यहां पर पहले तो हम ये देखते हैं कि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ठीक है, ये मित्रों बना था 1929 में बना था, क्लियर है। हिंदू मैरिज एक्ट आप जानते ही हैं कि ये 1955 है, क्लियर है। और स्पेशल मैरिज एक्ट ये 1954 हाँ 1954 है, ठीक है। तो इसका तो आपको मालूम है कि कौन सा सेक्शन था, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन कौन सा 3, ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो विवाह की एज है उसको उसमें दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, तो इसका जो सेक्शन है सेक्शन 4C, ठीक है, इसके अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर ये अधिनियम तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एज को निर्धारित किया गया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, और हिंदू मैरिज एक्ट का हमने आपको सेक्शन बता ही दिया, और स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4C है। तो इन तीनों के अंतर्गत विवाह की जो एज है वो बालक के बच्चों की मेल की स्थिति में ये क्या हो गया है, ये 21 हो गया है,
और गर्ल की स्थिति में ये क्या हो गया है 18। ठीक है, इससे नीचे का जो भी विवाह है मित्रों वो याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका शून्य। ठीक है, सेरेमनीज फॉर solemnization of marriage, but leave it to the party to choose a form. ठीक है, choose a form accordance with any custom or uses applicable to either party. ठीक है, तो ये तो भाई पहला ही हमको सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमको कहां पर दिया गया है, तो ये आपको सेक्शन 7 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा गया। ठीक है, कि ये एक प्रिस्क्राइब तो खुद नहीं करती है कि आप इसी तरीके से शादी का अनुष्ठान कीजिए, इसी तरीके से आप शादी करिए। ठीक है, लेकिन ये पार्टी पर छोड़ती है, पार्टी पर ये छोड़ देती है कि आप चूज करो कि आइदर पार्टी, यानी कि कोई भी पार्टी का कोई भी संस्कार आप अपना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और सेक्शन 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, सप्तपदी पद अगर संस्कारों में है तो विवाह तभी संपन्न माना जाएगा जब सप्तपदी पद क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यही सही है। दूसरा आप देख लीजिए, डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनी और नॉट लिव, ये गलत है। ठीक है, छोड़ा गया है नॉट लिव इसमें, यानी कि इसमें पार्टी को भी, तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद डज नॉट, ये डज प्रिस्क्राइब, यानी कि ये कह रहा है कि डज प्रिस्क्राइब नहीं, साहब प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, और डज प्रिस्क्राइब द सेरेमनी एंड एट द सेम टाइम लीव इट टू द, नहीं साहब ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, हाँ वो पार्टी पर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही उत्तर चूंकि पहले नजर में आ गया, ठीक है, पहला ऑप्शन था तो यही सही होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज इज प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो अभी हमने आपसे कहा प्रेस्क्राइब स्पष्ट रूप से कि सेक्शन 7 अभी जिक्र हुआ है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, कि सेक्शन 7 में ये सब बातें बताई गई है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अपने रिचुअल्स, अपने जो संस्कार है उसका प्रयोग वो कर सकती है। ठीक है, उसका प्रयोग वो कर सकती है, लेकिन अगर संस्कारों में सप्तपदी पद, सप्तपदी संस्कार को भी है तो उसको भी करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 है। नेक्स्ट सेक्शन में तो देखते हैं, फिर कह रहे हैं सेक्शन नहीं है बल्कि क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was had to be introduced the constitution by the Supreme Court in the case. पहला केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, बी सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, सी शांता देव वर्सेस कंचन प्रभा देवी, और डी है महेंद्र वर्सेस सुशीला बाई। ठीक है, सुशीला बाई। तो यहां पर मित्रों जो केस ये है, ठीक है, केस है, कौन सा केस है, पहला केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ठीक है, ये केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है, तो इसको हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये केस क्या है। क्लियर है, तो 1985 का ये केस है मित्रों, इसका साइटेशन भी थोड़ा सा जानना अनिवार्य होता है इस वजह की कभी कभी पूछ देता है, खासतौर से उत्तरांचल जैसे एग्जामों में ये साइटेशन संशोधन बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए यहां पर हम लोग काम करें। तो ये स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि सेक्शन 9 को किस केस में ये कहा गया है कि ये संविधान के मर्यादा में, सेक्शन 9 संविधान के मर्यादा के अंतर्गत है। ठीक है, अंतर्गत यानी कि ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, यानी कि संविधान का जो उसकी मर्यादा है उसका ये उल्लंघन नहीं करता। ठीक है,
तो ये केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस ये था। उसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, चूंकि कंजुगल राइट को की बात करता है कि कंजुगल राइट को स्थापित करने के लिए आप सेक्शन 9 का सहारा ले सकते हैं। ठीक है भाई, विवाह हुआ है तो साथ रहने के लिए हुआ है, सहचर्य के लिए हुआ है। तो अगर कोई पार्टी बिना किसी कारण के आपके साथ रहने से इनकार कर देती है, सहचर्य से इनकार कर देती है, तो आप अर्जी लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, अर्जी लगा सकते हैं। तो ये सहचर्य के लिए जो बाध्यता की बात है, तो इसके लिए चैलेंज आया था। ठीक है, और चैलेंज इस संविधान के आर्टिकल को किया गया था। ठीक है, इसके आर्टिकल को, इसकी आर्टिकल या इसको अनुच्छेद कहिए। ठीक है, इसके अनुच्छेद 14, 21 को क्या किया गया था? चैलेंज किया गया। ठीक है, चैलेंज किया गया था कि ये अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा है कि जो विवाह है, ठीक है, जो विवाह की प्रकृति, ठीक है, ये विवाह की प्रकृति में साथ रहने का सिद्धांत है, साथ रहना। ठीक है, ये विवाह की प्रकृति में ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है कि अगर विवाह है तो आपको साथ रहना। ठीक है, ये जो साथ रहने की बात है, ये किसी कानून की देन नहीं है, याद रखिए। ठीक है, ये किसी कानून की देन नहीं है कि आप कह सकते हैं कि ये कानूनन गलत है। ये विवाह नामक जो संस्था बनाई गई है, हिंदू विवाह, उसमें साहचर्य का बस जो सिद्धांत है, ये जो संस्कार है, ये पहले से निहित है। ये किसी कानून द्वारा नहीं दिया गया कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये आप कानून का चैलेंज करेंगे ना, आप कानून का चैलेंज करेंगे कि ये कानून संवैधानिक नहीं है। यहां तो ये कानून है ही नहीं, ये तो विवाह की एक प्रकार की क्या है, अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है साथ रहने का। ठीक है, तो ये इस वजह से इस केस में वो चैलेंज जो दिया गया था, संवैधानिक चैलेंज, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड इन कंट्रावेशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी, क्या होगा? वाइडेबल होगा, नल एंड वॉइड होगा, इरेगुलर होगा या वैलिड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जब आते हैं तो सेक्शन 5 को हम देखते हैं। फिर सेक्शन 5 क्या रहा है, क्योंकि उसी का उल्लेख यहां पर किया गया है, सेक्शन 5 और 1। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन और यहां पर हम देखेंगे, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 17 का भी यहां पर उल्लेख हम करें। क्लियर? तो स्पष्ट रूप से इसके अलावा आपका सेक्शन कौन सा? सेक्शन 11 को भी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो ये 3 सेक्शन का हम यहां पर जिक्र करेंगे। ठीक है, पहला ये आपका है सेक्शन 5(1) ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विवाह जब अनुष्ठान किया जा रहा है, विवाह का अनुष्ठान हो रहा है, तो उस दौरान किसी भी पार्टी का, चाहे वो पत्नी का हो या पति का, उसका कोई भी जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, या अगर जीवित है भी तो वो उसका तलाक अभी ना हुआ। मतलब ये कि शादी का जिस दिन अनुष्ठान होना है, उस दिन उसका लीगल तरीके से कोई पति या पत्नी का जीवित होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा, वो प्रारंभतः क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। प्रारंभतः नल एंड वाइड। ठीक है, वो प्रारंभतः क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, यानी कि ये माना जाएगा कि ये विवाह नल है, ये संपन्न नहीं हुआ है। ठीक है, संपन्न हुआ ही नहीं, तो ये आपको नल एंड वाइड माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सेक्शन 11 में ही इसे क्या करार किया गया है? शून्य, वाइड, इसे शून्य घोषित किया गया। ठीक है, नल तो है ही, और वाइड सेक्शन 11 के तहत इसे शून्य घोषित कर दिया गया। क्लियर है? और अगर ऐसा आप कोई भी शादी करते हैं तो सेक्शन 17 स्पष्ट रूप से बाइगेमी या द्विविवाह,
ठीक है, ये द्विविवाह विवाह की बात करता है कि भैया अगर आपने द्विविवाह विवाह किया है तो याद रखिएगा अब आपने क्या कर दिया है, ऑफेंस कर दिया। ठीक है, तो ऑफेंस को जब हम देखेंगे तो जो आईपीसी की धारा है आपको याद होगा, ठीक है, आईपीसी की धारा 494 और दूसरी धारा थी 495। ठीक है, अब ये बदल गया है, ये बीएनएस अब आ गया है। ठीक है, तो बीएनएस में ये धारा कौन सी बन गई है, ये आपका सेक्शन हो गया है 82। क्लियर है, 82 आपका बन गया। ठीक है, तो सेक्शन, तो ये द्विविवाह के लिए अब जो नया अधिनियम है बीएनएस, उसके अंतर्गत आपको 60 वर्ष के लिए एक तो कारावास हो सकता है प्लस जुर्माना। ठीक है, यानी कि 7 वर्ष तक का आपको जेल की सजा खाइए और प्लस जुर्माना जो होगा वो तो कोर्ट लगा ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये कह रहा है कि ए मैरिज सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज would not be regarded as voidable under section 12 of the act if, पहला है, the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent। ठीक है, दूसरा है, the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner। C है, either party was incapable of giving a valid consent to the marriage due to unsound mind। और चौथा है, the party are subpoenas to each other। क्लियर है, तो ये इसका आपका मेन चीजें दी गई है। ठीक है, तो पहला मित्रों जो है वो अमल की प्रत्यर्थी, ठीक है, यानी प्रत्यर्थी जो है यहां पर द मैरिज हैज नॉट बीन, कुल मिला के पूछ रहा है कि सेक्शन 12 के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक है, वाइडेबल है, वाइडेबल की बात की गई, तो सेक्शन 12 के बारे में पूछा कि 12 के अंतर्गत क्या क्या इसमें शामिल है। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रत्यर्थी। यस, वो तो हमने आप पढ़े भी होंगे, सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 का 1 का ये ऑप्शन है डी। ठीक है, कि वो जो महिला है, ठीक है, सॉरी इसमें तो वो है ना इम्पोटेंसी की बात है। ठीक, तो ये तो मान लो पुरुष का ही होगा। ठीक है, तो वहां पर ये दिया गया है कि जो महिला है वो अपने वैवाहिक जीवन को उसको संभोग वो नहीं कर पा रही, और इसका कारण ये है रिस्पोंडेंट का इम्पोटेंसी। ठीक है, उसकी नपुंसकता, यानी कि पुरुष अगर नपुंसक है तो स्त्री उस विवाह को इस आधार पर सेक्शन 12 के अंतर्गत वाइडेबल करवा सकती है। ठीक है, दूसरा दिया है कि वो प्रेग्नेंट है। यहां पर अब ये स्त्री का मामला है, ये पुरुष का मामला है, अब ये स्त्री का। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन मित्रों है सेक्शन 12(1)(a), सेक्शन 12(1). ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा रख लीजिएगा, क्योंकि नहीं रखेंगे तो ये सब पूछ देगा तो फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो अगर वो जो महिला है वो किसी अन्य, यानी कि अपने जो विवाहित जिससे उसका विवाह हुआ है उसके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इस स्थिति में क्या होगा, दूसरा जो पुरुष है वो विवाह के शून्यकरण के लिए कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद से ये दोनों पार्टी का कंसेंट यहां पर वैलिड नहीं है, कंसेंट वैलिड नहीं है, तो इस स्थिति में भी इसको, क्योंकि कंसेंट का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो कंसेंट अगर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, शून्यकरणी विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 है, 3 तो 12 के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसमें से ये नहीं है, क्योंकि द पार्टीज आर सपिंडास, ये जो सपिंड संबंध है। ठीक है, सपिंड, तो ये जो आपका संबंध है ये आपको कहां चला जाएगा, ये आ जाएगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सपिंडिक संबंध
शापिंडिक जो संबंध होता है उसमें विवाह करना क्या माना जाता है, वो शून्य माना जाता है। क्लियर है, शून्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका है शून्य करने वाला हो गया। ठीक है, हाँ, ये अगर शून्य है और फिर भी आपने अगर विवाह मान लो कर ही लिया है, आपने विवाह कर लिया है, तो यहां पर कौन सा सेक्शन अलाउ हो जाएगा, वो सेक्शन 18 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको एक माह का क्या दे दिया जाएगा, कारावास, और या 1,000 रुपए आप जुर्माना, या दोनों। क्लियर है, ये आपको दो। क्लियर है। अब याद भाई, ये तो मना किया गया है कि भैया ऐसा विवाह मत करो, शून्य होगा, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है तो ठीक है, कुछ कारावास और कुछ पैसा रुपया दे दो, कोर्ट भी संतुष्ट हो जाए। क्लियर है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन यहां पर नहीं, सेक्शन तो नहीं है, क्वेश्चन ही है, लेकिन सेक्शन पता नहीं कब हम सुधरेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, सेक्शन कॉन्फॉर्म लेजिटिमेसी ऑफ, ये ऐसे बच्चों के बारे में बात करता है जो कि ऐसी शादी से उत्पन्न हुए हैं जो कि या तो वाइड है या तो वाइडेबल है। ठीक है, शून्य या शून्य करणीय, इसके बारे में हमने आपसे यही कहा, सेक्शन 11, और ये वाइडेबल सेक्शन 12। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 16 में इस बात को दिया गया है, धारा 16 में। ठीक है, धारा 16 ऐसे बच्चों के बारे में प्रावधान करता है कि ऐसे बच्चे धर्मज होंगे अगर वो वाइड यानी कि शून्य विवाह से उत्पन्न हुए हों या वो शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका क्या दोष है, माँ बाप का दोष बच्चों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे धर्मत्व तो होंगे और वो अपने पिता यानी कि जो आपके शून्य और शून्यकर्णी के जो पिता थे, ठीक है, इनके प्रॉपर्टी में या माँ के प्रॉपर्टी में ये उत्तराधिकार पाएंगे, उनके प्रॉपर्टी में इनका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डिफेंस ऑफ नलिटी की बात किया। ठीक है, ए डिफेंस ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वाइडेबल मैरिज एनल्स द मैरिज फ्रॉम। ठीक है, ये उसकी बात कह रहा है मित्रों की अगर कोई विवाह वाइडेबल है, ठीक है, वाइडेबल है और उस विवाह को कोर्ट ने शून्य करार दिया है, ठीक है, तो वो शून्यता तब से होगी फ्रॉम द। ठीक है, तो मित्रों शून्य जो विवाह होता है शून्य, ठीक है, शून्य विवाह के बारे में हमने आपसे यही कहा कि शून्य विवाह अगर है, वाइड अगर कोई विवाह है, तो वो विवाह है ही नहीं, यानी कि ये क्या है, प्रारंभता वो क्या है, वो शून्य है, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करते तो दूसरे विवाह का कोई मतलब है नहीं, वो विवाह है ही नहीं। क्लियर है, तो जिस तारीख को आपने दूसरा विवाह किया है, तो विवाह के तारीख से ही वो क्या माना जाएगा, शून्य में रहेगा। लेकिन शून्य करणीय वाइडेबल की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, वाइडेबल की स्थिति मित्रों ये बदल गई है कि शून्य करणीय ये डिक्री के माध्यम से होता है। ठीक है भाई, आपका जो विवाह है वो तो संपन्न हुआ, विवाह का अनुष्ठान हो गया, और जो शून्यकर्णी विवाह होते हैं ये प्रारंभतः क्या होते हैं, सॉरी, ये आपको प्रारंभतः आपका वैलिड रहता है, प्रारंभतः वैध होता है, वैध, ये आपका प्रारंभतः वैध होता है, वैलिड होती है। ठीक है, वैलिड होती है। लेकिन अगर कोई पार्टी जाती है कोर्ट में, तो डिक्री के तारीख से उसे शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, प्रारंभतः वैध रहता है, और जब डिक्री कोर्ट दे देती है वाइडेबल,
वाइडेबल, अगर ऐसा कोई आप आते हैं कि ये शून्यकरणीय है, इसे शून्य को घोषित किया जाए, तो शून्य तो डिक्री की तारीख से ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन डेट ऑफ डिक्री, ये है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी डेट से जिस दिन डिक्री घोषित होती है, कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, उस दिन से ही आपका जो विवाह, जो शून्यकरणीय जिसे आप कह रहे थे, वो शून्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि प्रारंभतः तो ये वैलिड था। ठीक है, एब इनिशियो ये शून्य नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेटेड टू डाइवोर्स। सेक्शन 10 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, ऑल ऑफ देम दिया है। क्लियर है, तो विवाह विच्छेद सिर्फ सेक्शन पूछा है, तो ये सेक्शन 13 आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कई ग्राउंड है। ठीक है, कई ग्राउंड है, तो अगर बोथ यानी कि मेल और प्लस फीमेल दोनों के लिए इसमें कितने ग्राउंड दिए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें 10 ग्राउंड दिए गए हैं, और सिर्फ फीमेल के लिए इसमें अतिरिक्त 4 ग्राउंड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 13, इसमें कई प्रकार है, जारता है, धर्म परिवर्तन है, संसार से मोह भंग हो गया है, त्याग है, ठीक है, क्रूरता है, और न्यायिक पृथक्करण हुआ और 1 साल से ऊपर हो गया है, आप लोग अभी भी समझौता नहीं हुआ। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से आप लोग अलग रह रहे हैं और 1 साल हो गया, तो इस प्रकार कई ग्राउंड इसमें दिए गए हैं सेक्शन 13 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट द नंबर ऑफ ग्राउंड विच आर कॉमन टू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था कि कॉमन, ठीक है, तो कॉमन को हमने आपसे कहा था कि सेक्शन इसकी संख्या क्या है, 10 है। कानून में यही बात है, कानून में कोई बात जुबान पर आ जाती है, धारा 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 धारा, तो वो धारा ही हो जाती है। ठीक है, कहीं आप इसी वजह वकीलों से कोई लगता उत्तर नहीं है, क्योंकि वकील क्या है, चलता फिरता क्या है, कानून है। जहां भी कहीं भी बात करेगा तो वो धारा की ही बात करेगा, सेक्शन का ही बात करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेरी भी आदत हो गई, पढ़ाते पढ़ाते वकालत करते करते धारा 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 सेक्शन। चलिए चलते रहिए। ठीक है, तो ये 10 ग्राउंड अभी आपको हमने बताया था। क्लियर है, अब जो नेक्स्ट आपका क्या है, सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन स्पष्ट रूप से दे रहा है कि एडल्ट्री एज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कैन बी एवर्ड बाई। ठीक है, यानी कि जो जारता का ग्राउंड है डाइवोर्स का, विवाह विच्छेद का, वो इन लोगों को अवेलेबल है। ठीक है, पहला वाइफ को, दूसरा हस्बैंड को सिर्फ, तीसरा दिया है या तो वाइफ या तो हस्बैंड, और डी दिया है कि हस्बैंड और वाइफ कलेक्टिवली। ठीक है, यानी कि दोनों को एक समान रूप से दिया गया। ठीक है, तो दिया भी गया है क्योंकि सेक्शन इसका सेक्शन 13 1 और 1, ये आपको प्रावधानित करता है कि जारता पति और पत्नी दोनों के लिए विवाह विच्छेद का क्या है, एक आधार बन सकता है। ठीक है, तो कलेक्टिवली यानी कि ये दोनों लोग को मिल रहा है, आइदर नहीं है या ये ओनली ये नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों लोग को ऐसा जारता के आधार पर, जारता क्या है, जारता वही है कि आप अपनी पति और पत्नी के अतिरिक्त अगर अन्य लोगों से संबंध आप स्थापित करते हैं तो वही क्या हो जाता है, जारता हो जाता है। ठीक है, एडल्ट्री हो जाती है। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द एपेक्स कोर्ट, इन्होंने ये इस पर ये कहा है कि निम्न में से किस केस में कोर्ट ने क्रूएल्टी को एक इलस्ट्रेशन के तौर पर ग्राउंड माना है। ठीक है, ग्राउंड माना है, तो यानी कि मेंटल क्रूएल्टी की बात की, मानसिक क्रूएल्टी। ठीक है, इस मानसिक क्रूएल्टी का एक ग्राउंड को दृष्टांत के रूप में माना, यानी कि मेंटल क्रूएल्टी। ठीक है, तो मेंटल क्रूएल्टी के बारे में ये जो ये जो केस दिया गया है, ये केस है
विद्या विश्वनाथन वर्सेस कार्तिक बालाकृष्णन, ठीक है, 2015 का केस है। तो इसके अंतर्गत ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो इस केस में स्पष्ट रूप से कोर्ट ने ये कहा कि अगर भाई शादी का मेन क्या है, शादी का जो और सब चीज तो है, इसके साथ साथ सहवास, सहवास या इसे आप क्या कह सकते हैं, संभोग, ठीक है, संभोग। तो विवाह के कई गुणों में से ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्या कर सके, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, संभोग कर सके, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये सहवास या संभोग काफी लंबे समय तक, ठीक है, समय तक स्थगित है, अगर ये सहवास या संभोग अगर लंबे समय तक स्थगित है, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में ये सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है ये बहुत लंबे समय तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस सहवास या संभोग को लंबे समय तक स्थगित को ही कोर्ट ने क्या माना है, ये मानसिक क्रूरता। इसे उन्होंने दूसरी पार्टी को ये माना है कि ये दूसरी पार्टी पहली पार्टी पर क्या कर रही है, वो मेंटल क्रूरटी वो इंपोज कर रही है, ठीक है। तो ये केस दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ठीक है। लिखा है कि अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कंडोनेशन यानी कि क्षमादान, ठीक है, कंडोनेशन शब्द यूज किया गया है। कंडोनेशन अप्लाइज टू द मैट्रिमोनियल ऑफेंस ऑफ, ठीक है, यानी कि क्रूरता के आधार पर, एडल्ट्री यानी कि जारता के आधार पर, ठीक है। तो कंडोनेशन क्या है कि एक प्रकार का ये क्या है, क्षमादान। अभी हमने आपको हिंदी में बताया था कि इसे क्षमादान कहते हैं, ठीक है, क्षमादान, ठीक है। सामान्य तौर पर मित्रों क्या है कि जारता क्या है कि आप अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप शारीरिक संबंध स्थापित करती हैं तो वो जारता के अंतर्गत है, ठीक है। तो जारता भाई कई बार कई सुप्रीम कोर्ट के जो डिसाइडेड उन्होंने अपना निर्णय दिया, तो उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकाध बार अगर कोई व्यक्ति बहक जाता है और वो किसी अन्य व्यक्ति से वो संबंध स्थापित कर लेता है तो मात्र उसके कारण ही विवाह को तोड़ा जाना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला इस बात का वादा करता है कि ठीक है हम अब इसे दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्षमादान इस शर्त पर किया जाता है कि इसे दोहराया नहीं जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये अगर जारता हुई है तो इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है वो, भाई हमने आपको पहले भी जब जारता की परिभाषा लाई गई तो उसके अंतर्गत ये है कि अगर पुरुष चाहे तो उसे क्षमादान भी कर सकता है स्त्री को, ठीक है। लेकिन अगर पुरुष को लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है तो वो एक बार उसे चेतावनी देना चाहिए, ठीक है, या स्त्री को चेतावनी देना चाहिए कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये विवाह को एक प्रकार से विघटित होने से रोकने का एक तरीका है कंडोनेशन, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया गया, क्षमादान दोहराया, ठीक है, एडल्ट्री के मामले। क्लियर है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने है, दस्ताने वर्सेस दस्ताने इज ए केस रिलेटिंग टू, ठीक है, रिलेटिंग टू। तो ये जो केस था मित्रों वो कब का है, ये 1975 का है, 1975, ठीक है, 1975 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये केस मित्रों ये डाइवोर्स के आधार पर है, ठीक है, डाइवोर्स, ठीक है। दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस ये डाइवोर्स के आधार पर इसमें दिया गया है, ठीक है।
दस्ताने का केस में तो क्या था कि इसमें जो हस्बैंड था, जो पति था, ठीक है, उसने अपने पत्नी के खिलाफ एक आवेदन दिया कि मैं इससे अलग होना चाहता हूं, मैं इसे डाइवोर्स देना चाहता हूं, मुझे विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की जाए। ठीक है, कोर्ट ने उसके अर्जी को देखा और उसमें उसने ग्राउंड क्या लिया था, उसने क्रूरता को ग्राउंड लिया था। ठीक है, उसने ये कहा था कि ये क्रूरता उसकी पत्नी करती है। ठीक है, उसकी पत्नी करती है। क्लियर है? कोर्ट ने दो तीन चीजें, कोर्ट ने कहा कि क्रूरता, ठीक है, क्रूरता अगर वो करती है तो क्रूरता का जो साक्ष्य है, क्रूरता का साक्ष्य वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए कि इसका साक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम क्रूरता के आधार पर आपको हम अलग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रूरता में जो पार्टी है उसे आशंका होनी चाहिए। ठीक है, आशंका होनी चाहिए कि उसके साथ हिंसा हो सकती है, उसके साथ मेंटल या फिजिकल उसके विरुद्ध कोई हिंसा की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकरण में जो ये दस्ताने वर्सेस दस्ताने का जो प्रकरण था, इसके अंदर कोर्ट ने एक बात पर उसने ध्यान अपना दिलाया कि यहां पर पति कह रहा है कि पत्नी उसके साथ क्या करती है, क्रूरता करती है। ठीक है, ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन ये क्रूरता बहुत गंभीर होनी चाहिए और साक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और यहां पर साक्ष्य क्या मिला है कि ठीक है, पति ने ये आरोप तो पत्नी पर लगा दिया कि वो क्रूरता उसके साथ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पति पत्नी के साथ क्या करते हैं, संभोग करते हैं। ठीक है, यानी कि पति ने क्रूरता का आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पतिदेव है ये अपने पत्नी के साथ संभोग अवस्था बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो इस आधार पर माननीय कोर्ट ने यह कहा कि अगर वो व्यक्ति संभोग कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि उसने उसके क्रूरता को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया, क्रूरता को क्षमा कर दिया। ठीक है, तो इस आधार पर उसके पतिदेव के अर्जी को मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, उसके ग्राउंड को, क्योंकि भाई आप संभोग भी कर रहे हो तो इसका अर्थ तो यही है कि आपके लिए वो क्रूरता कोई मायने नहीं रखता, प्यार मोहब्बत भी जारी है। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत अगर जारी है तो काम खत्म, साथ आप लोग रहिए, आनंद से रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप देखती है। क्वेश्चन है कि मिसिंग ऑफ हस्बैंड टू बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड मस्ट हैव नॉट बीन नोन फॉर ए पीरियड ऑफ 7। ठीक है, पीरियड ऑफ 7, तो पीरियड ऑफ 7 यही है। ठीक है, पीरियड ऑफ 7, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, वैसे भी साक्ष्य अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, और पहले तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी दिया है क्या, इसके अंतर्गत मृत्यु की उपधारा, ठीक है, इसके अंतर्गत भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक गायब है तो उसकी मृत्यु मान ली जाती है। कोर्ट के नजर में यह मान ली जाती है, कोर्ट उसका प्रिजम्पशन कर लेता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब दूसरी पार्टी चाहे तो उसको डिस्प्रूव भी कर सकती है। ठीक है, तो मृत्यु को उपधारा दिया है अगर 7 वर्ष से व्यक्ति गायब है। इसके अलावा ये जो 7 वर्ष है, ठीक है, कि अगर 7 वर्ष तक वो नहीं हुआ तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में खुद एक धारा दिया है, सेक्शन 13, जो कि तलाक का आधार है। ठीक है, सेक्शन 13 का 1 इसका जो 7वां आधार है, सॉरी, इसका जो 7वां, ठीक है, 7 वर्ष और 7वां आधार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बातें दी गई हैं कि इस आधार पर वो तलाक मांग सकती है। ठीक है, कि उसका पति गायब है 7 वर्ष से, कहीं सुना, रिश्तेदार, नाता, पेपरबाजी, न्यूज चैनल सब में हमने चला दिया, आज तक पर भी चला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? अब अगला जो
क्वेश्चन है मित्रों, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप भी थोड़ा सा इसे लगाने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से हम हट जा रहे हैं कि आप भी बहुत प्रेम से देख लीजिए क्वेश्चन को और लगाइए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया, इन विच द फॉलोइंग रिपोर्ट्स द लॉ कमीशन रिकमेंडेड द ब्रेक डाउन प्रिंसिपल टू बी एक्सेप्टेड एज द एडिशनल ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स, ठीक है। तो इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, वो अपूरणीय क्षति, क्षति का सिद्धांत, ठीक है। तो हिंदी भी आ सकती है, क्योंकि मान लीजिए भाई कोई ठीक नहीं है, वो सब गूगल से, खुद का काम तो है नहीं आयोग को, तो आयोग गूगल से भी इसको देख सकता है, ठीक है। तो ये अपूरणीय क्षति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो आया था ग्राउंड, ये 71th रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी 2009 में, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि बिना दोष के, ठीक है, बिना दोष के आधार पर भी एक आधार पर अतिरिक्त ये ग्राउंड डाइवोर्स का हो सकता है, ठीक है। डाइवोर्स जैसे कि बिना दोष का, मतलब जब इसमें कहीं किसी को प्रूफ कर जा सकता नहीं कि ये जानता इन्होंने किया या ये किया या वो किया है, भाई मेंटल स्थिति नहीं मिल रही है, एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए क्या है, असंभव है, ठीक है। तो मानिए दोनों लोग काफी लंबे समय तक, ठीक है, लंबी अवधि तक, ठीक है, अगर दोनों पार्टी लंबी अवधि तक रह रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं, कोई एक दूसरे से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो दोनों लोग अपना जीवन अगर अलग से जी रहे हैं तो स्वतंत्र छोड़ तो क्या आ सकता है, ठीक है। जबरदस्ती बांधने की भी आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती बांधने का अर्थ ही कलह का घर मत बनाइए भाई। विवाह इसलिए थोड़ी नहीं होता है कि दिन रात एक दूसरे पर चिमटा और बेलन चढ़ाया जाए, ठीक है, ये सब चीजें ना हो। तो अगर अलग अलग बेचारे प्रेम से रह रहे हैं, आनंद से रहे, आनंदित रहने दो यार, ये भी एक अलग जीवन है, ठीक है। विवाह ही बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, अलग रहना भी एक आनंद का है, ठीक है। तो उसकी मानवता को देखते हुए छोड़ दो, ठीक है। तो ये ग्राउंड उन्होंने ये रिपोर्ट में, ठीक है, ये भी सब त्रस्त होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, पत्नी से त्रस्त होंगे, तो इन्होंने रिपोर्ट बनाया 2009 में और इस पर एक अतिरिक्त ग्राउंड उन्होंने बनाने के लिए कहा। अब इसके बाद अगला जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि द मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ ब्राइडग्रूम, वही एज वाली बात है, ठीक है, कि उसकी दुल्हन की एज कितनी होनी चाहिए और दूल्हे की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सेक्शन इसका है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 5 धाराओं का, क्योंकि धाराएं लिखने से ठीक रहता है, ठीक है। 5 3 क्लियर है, ये आपको पहली, और इसको जब वाइडेबल करवाने जाएंगे तो आपको सेक्शन 12 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये बाल विवाह है, ठीक है, बाल विवाह है तो सेक्शन कौन सा आप जाएंगे, सेक्शन 18, ठीक है, क्योंकि बाल विवाह है भाई, सेक्शन 18, ठीक है भाई, होना चाहिए भाई, कंसेंट का तो कोई यहाँ पर मतलब नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन 12 और ये 1, इसको ये भी लिख लीजिए, सी, ठीक है, सी, इसके पहले भी हमने आपको बताया था। तो सेक्शन 5(11) में ये दिया है कि ऐसा है कि बाल विवाह नहीं होगा, सहमति तभी होगी जब दोनों बालिग होंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले तो इसका सही उत्तर मार दिया जाए। और इसके अलावा सेक्शन 12(1)(c), इसके अंतर्गत ये विवाह क्या हो जाएगा, ये शून्यकरणीय,
पार्टी चाहे तो इसे शून्यकर्णी बना सकती है। सेक्शन 18 स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर ऐसा कोई विवाह संपन्न आपने करा भी दिया तो ठीक है भाई, बालिका और बालक चूंकि ये सब बच्चे हैं, इनके वैसे भी सहमति का कोई मतलब है नहीं, तो सहमति नहीं दिया था तो अपराध कैसा? तो वो तो अपराध नहीं किया है, लेकिन याद रखना जो गार्जियन है, यानी कि ये जो विवाह संपन्न हुआ है, ये जो बाल विवाह संपन्न हुआ, इसके लिए आप दोषी भी करार दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोषी के अंतर्गत आपको 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या ठीक है, या 1 लाख रुपए तक का क्या हो सकता है, फाइन, जुर्माना, ठीक है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको 18A में दिया गया, सेक्शन 18A में स्पष्ट रूप से 2 वर्ष या 1 लाख रुपए, फाइन या दोनों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ए पिटिशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ conjugal right may be filed by the aggrieved party to the, ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी कहां जाएगी? अभी आपको हमने बताया कि जो दाम्पत्तिक साहचर्य का जो आप आधार लेते हैं कि दूसरी पार्टी ने बिना किसी कारण के हमसे अलगाव रखा है, हमारे साहचर्य से उसने इनकार कर दिया। ठीक है, तो आप सेक्शन 9 के तहत आप जाते हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा? सेक्शन 9 के तहत आप जाते हैं, और सेक्शन 9 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको एक आवेदन या एक अर्जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देना पड़ेगा, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अर्जी ऐसा दीजिए, और फिर कोर्ट अगर आपकी अर्जी पर संतुष्ट होता है तो वो ऐसा करने देगा। लेकिन दूसरी पार्टी को राइट है कि वो अपना अलग रहने का कारण भी दिखा सकती है कि ऐसा मेरे पास उचित कारण था। ठीक है, तो ये ग्राउंड आप दिखा सकते हैं सेक्शन 9 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वाइफ विड्रॉ herself voluntarily फ्रॉम द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, ऑफ हस्बैंड who has been क्या है, इन्फेक्टेड बाई HIV, हाँ HIV पॉजिटिव है। ठीक है, HIV पॉजिटिव है ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड केयरलेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैन द हस्बैंड सीक कॉन्जुगल। हाँ, तो बात यह है कि हमने अभी आपको कहा कि जो धारा 9 है, ठीक है, धारा 9 है, धारा 9 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप जब कंजुगल राइट के लिए उसको रिस्टोर कराने के लिए जब आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी से, ठीक है, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उससे भी अलग रहने का, ठीक है, अलग रहने का औचित्य पूछेगी, औचित्य। ठीक है, औचित्य पूछेगी, भैया किस आधार पर तुम अलग रहना चाह रही हो। ठीक है, तो अगर पुरुष जा रहा है कि हमको इनके साथ रहने दिया जाए, पत्नी कह रहा है कि नहीं भाई, कह रही कि हमारे अलग रहने का औचित्य है, तो अलग रहने का औचित्य क्या है कि भैया पति जो है, पति क्या है, वो HIV ये पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो ये संचारी रोग है, ये पति से पत्नी में भी जा सकता है, उसके जीवन को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो शादी तो अलग है, पहले मेरा जीवन तो सुरक्षित रहे, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसा शादी। ठीक है, दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुमसे तो हम रोगी नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार अगर पति जाता है तो पत्नी का ये अलग रहने का औचित्य अगर वो साबित कर देती है, तो अब यहां पर पतिदेव को कोई भी राहत मिलने वाली नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, पेयर्स ऑफ करेक्ट मैच्ड, यानी कि करेक्ट मैच देख लीजिए कि इसमें मैच क्या है। ठीक है, तो इसमें तो यही पहला तो हमको यही दिखाई दे रहा है, जुडिशियल सेपरेशन, दस्ताने अभी तो पढ़ाया गया था। ठीक है, जब पढ़ाया गया तो यही होगा, बाकी सब चीजें अलग अलग हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, ये दिया है कि द
period of limitation for seeking and annulment of marriage on the ground of fraud, ठीक है, ग्राउंड ऑफ फ्रॉड की बात किया है, ठीक है। यानी कि जो सहमति है, जो सहमति है, ठीक है, सहमति वो धारा 12(1)(c) के अंतर्गत ये बताया गया कि विवाह के लिए जो सहमति ली गई है, सहमति वो अगर कपट के आधार पर है, कपट के, ठीक, कपट के आधार पर है, तो ये विवाह क्या हो जाएगा, ये विवाह वाइडेबल हो जाएगा, शून्यकरण, शून्यकरण वाइडेबल हो जाएगा। पार्टी चाहे तो उसे वाइड करा सकती है, क्लियर है। दूसरी अवस्था ये है कि अगर मान लो जो जिस पार्टी को राइट है, क्या, किसका, वाइडेबल का, ठीक है, जिस पार्टी को राइट है शून्यकरणी का, ठीक है, जिस पार्टी को ये राइट है कि वो शून्यकरण करा सकता है, अगर ये पार्टी 1 वर्ष तक, यानी कि जब ये फ्रॉड का उसे जानकारी होती है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसका कंसेंट लेने के लिए फ्रॉड हुआ, ठीक है, तो अगर वो फ्रॉड हुआ और वो 1 वर्ष तक, ठीक है, यानी कि जिस दिन उसे मालूम चलता है, जिस दिन उसे क्या होता है, मालूम चलता है, ठीक है, कि उसके साथ कपट हुआ है, और उसके 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 वर्ष तक वो चुपचाप पटाया रहता है, 1 वर्ष तक वो चुपचाप शांत रहता है, ठीक है, और 1 वर्ष बाद उसे उसकी नींद खुलती है कि चले जा कोर्ट को भी देख लिया जाए कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय दे रहा है। तो कोर्ट आपको क्या करेगा, कहेगा कि भैया भाग जा, ठीक है। तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग द फैक्ट ऑफ फ्रॉड, इसके बाद से आपका ग्राउंड क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है कि, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए, ठीक है। तो अब जो मित्रों अगला क्वेश्चन ये है कि अगर अंडर हिंदू लॉ वेयर द हस्बैंड क्रिएट ए कंडीशन इन विच द वाइफ इज कंपेयर्ड टू लीव द कंजुगल होम एंड लाइफ सेपरेटेड, ठीक है, यानी कि क्रिएट ए कंडीशन, यानी कि ये क्रिएट किया गया, यानी कि एक पति के द्वारा क्या किया गया है, एक रचनात्मक, पति के द्वारा क्या किया गया है, एक रचनात्मक माहौल बनाया गया है, माहौल, ठीक है, रचनात्मक माहौल। रचनात्मक माहौल कुछ भी हो सकता है, क्रूरता का हो सकता है, प्रति क्रूरता का हो सकता है, ठीक है, वो जानबूझकर अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जारता हो सकता है, ठीक है, क्रूरता जारता हो सकता है, इसके अलावा मारपीट हमेशा, ये भी क्रूरता के अंदर, तो जारता, या उसने क्या कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी ऐसा रचनात्मक माहौल किसके द्वारा बनाया गया है, पतिदेव द्वारा, ठीक है, और इस रचनात्मक माहौल के कारण स्त्री जो अन्यथा नहीं जाती, घर छोड़कर नहीं जाती, लेकिन यहां पर इन माहौल के कारण वो क्या हो गई है, वो मजबूर हो गई, ठीक है, वो मजबूर हो गई है जाने के लिए, ठीक है, वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो ये ऑप्शन है कि क्या इसमें हो सकता है। तो हस्बैंड में सू द डाइवोर्स, तुम ही अपराधी, तुम ही डाइवोर्स के लिए कैसे कर सकते हो। द वाइफ विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ, अब इसमें वाइफ की क्या गलती है, ठीक है, माहौल ही ऐसा दिया तो वाइफ की क्या गलती है। द मैरिज इज इरेटिवली ब्रोक डाउन, ठीक है, ये तो होगा नहीं जब तक ये कोर्ट करेगा नहीं। द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन, ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि ये जो स्त्री अन्यथा नहीं जाती और ये मजबूर है घर को छोड़ने के लिए, ठीक है, घर को छोड़ने के लिए या अपने कंज्यूमर साहचर्य और लिव सेपरेटली वो अलग रहने के लिए मजबूर है, तो इसके लिए ये पति ही दोषी है, इसने ऐसा रचना व्यू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन इज टू कन्वर्टिंग स्पाउस, ठीक है, कन्वर्टिंग स्पाउस। तो
जो सेक्शन 13 है वहां पर सेक्शन 13(1) का 2 है ना, हाँ 2, ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म अपना छोड़ देता है, वो किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो दूसरा पार्टी है, जो निर्दोष पार्टी है, जो मासूम पार्टी है, उसको ये राइट मिल जाता है डिवोर्स का, ठीक है। सेक्शन 13(1)(2) के अंतर्गत एग्रीव्ड पार्टी को ही ये राइट है, ठीक है। ऐसी पार्टी को नहीं राइट है कि एक तो उसने धर्म परिवर्तन अपना किया और साथ में वो तलाक के लिए पहुंच जाए, उसे ये राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो खुद धार्मिक रूप से परिवर्तित हो गया है, उसको राइट नॉट अवेलेबल, उसे अवेलेबल नहीं होगा। ये उसी आदमी को अवेलेबल होगा जो कि अभी भी हिंदू है, उसने अपने धर्म को परिवर्तित नहीं किया है, ठीक है। अगला जो धारा है वो 28 धारा, फिर वकालत फिर आ गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर देखते हैं कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द रेमेडी ऑफ अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स इज डेट इन विच प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन। तो वैकल्पिक जो व्यवस्था है, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स, ठीक है, 13A है। भाई देखिए मित्रों, सामान्य तौर पर जो कोर्ट है वो विवाह को बचाना चाहता है, ठीक है। जब आप जाते हैं तलाक के लिए तो कोर्ट दोनों में समझौता कर, इसी वजह से तमाम सब आपके मीडिएशन सेंटर भी चलते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा। तो वहां पर आपको समझौता करवाया जाता है, ठीक है। भाई तत्कालिक गुस्सा होती है, तत्कालिक तुरंत का गुस्सा तुरंत का प्यार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ये चाहता है कि भैया ठीक है, तुम आए हो, तुम्हारा ग्राउंड मजबूत है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि पहले तुम लोग 1 साल तक अलग रहो, कुछ दिन अलग रहो, ठीक है। हो सकता है कि आपस में समझौता हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट जो आपके विवाह विच्छेद के लिए अगर आप जाते हैं तो इसको वो डायरेक्ट डाइवोर्स न देकर वो कहता है कि आप ऐसा है कि आप न्यायिक अलगाव, ठीक है, यानी जुडिशियल सेपरेशन, तो वो न्यायिक अलगाव कर देती है। भाई दोनों में अंतर क्या है? विवाह विच्छेद में तो मामला तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम दूसरे शादी करो, तुम दूसरे शादी करो, एकदम अलग है। कोई विवाह संस्था टूट गई, बच्चे जाने, बच्चे बाहर में जाए, ठीक है। लेकिन न्यायिक अलगाव में दोनों के बीच समझौता होने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है। दोनों पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और फिर से वो रहना शुरू करता है, ठीक है। तो अगर जुडिशियल सेपरेशन है तो इसमें संभावना क्या रहती है? वो बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, ठीक है, संभावना रहती है, क्लियर है। लेकिन ये 3 चीजों में न्यायिक अलगाव नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये जो न्यायिक अलगाव है वो 3 मामलों में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहानी लगभग खत्म है, ठीक है। एक तो भाई साहब ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है। तो अब जो दूसरे धर्म में होगा तो इनको क्या न्यायिक अलगाव, इनको हटा ही दिया जाए, ठीक है। दूसरा आधार, पहला आधार तो ये धर्म परिवर्तन, ठीक है। दूसरा आधार ये है कि उन्होंने संसार का ही परित्याग कर दिया, भाई वो सन्यासी हो गए, ठीक है। कुंभ मेला में ये आएंगे भाई साहब, परित्याग, ये भी कुंभ मेला वाले हो गए, ठीक है। जब कुंभ मेला में आप बैठना शुरू कर दिए तो अब क्या आप परिवार चलाओगे, ठीक है। तो न्यायिक अलगाव क्या दिया जाए? सीधे विवाह विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर वो 7 वर्ष तक भाई साहब गायब हैं, ठीक है, 7 वर्ष तक क्या है, वो गायब हैं, तो उनके मृत्यु की उपधारा वैसे भी कर ली जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में भी अब न्यायिक अलगाव क्या, जब तुम गायब हो तो बिल्कुल गायब हो जाओ, तो उसके लिए विवाह विच्छेद डायरेक्ट डिक्री कर दी जाएगी, ठीक है। कोई उनको विकल्प नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि पर्पस डाइवोर्स वर नॉट पनिश द गिल्टी बट द प्रोटेक्ट द इनोसेंट स्पाउस, ठीक है।
यानी कि following theory, if the outcome of the fundamental shift in the policy discernible from the judicial recognition of the view that the purpose of divorce law was not to punish the guilty, not to punish, ठीक है, यहां से पकड़िए, not purpose, the divorce law was not the purpose the guilty, not to punish the guilty, but टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट स्पाउस, ठीक है। तो ये फॉल्ट थ्योरी है, इसे ही फॉल्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फॉल्ट थ्योरी में क्या है कि आपको जिस व्यक्ति ने फॉल्ट किया है, जिस व्यक्ति ने जारता किया है, जिस व्यक्ति ने क्रूरता किया है, तो उसको दंडित करने का यहां पर विचार नहीं है। विचार ये है कि जो निर्दोष पार्टी है, जिसका कोई भी दोष नहीं है, उसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसे ही फॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, फॉल्ट थ्योरी। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसे, फॉल्ट थ्योरी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से वो गायब है। आगे बढ़ाने वाला उसका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू एडॉप्ट, ठीक है। दत्तक अधिनियम की बात करता है, दत्तक ग्रहण अधिनियम, ठीक है। तो दत्तक ग्रहण अधिनियम का जो धारा है, धारा नंबर 7, ठीक है, इसके अंतर्गत पुरुष की बात की गई है, पुरुष द्वारा क्या, एडॉप्शन, ठीक है। तो इसके कई पॉइंट है। एक तो पहला तो पॉइंट यही है कि उसे हिंदू होना चाहिए, ठीक है, उसे वयस्क होना चाहिए, ठीक है, वयस्क होना चाहिए, और उसे क्या होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसके ग्राउंड है, ठीक है। अगर वो किसी पुत्री को लेता है तो याद रखिए उसकी एज कम से कम 21 वर्ष से नीचे की वो पुत्री होनी चाहिए, बिलो 21 ईयर्स, ठीक है। अगर पुत्र का लेता है तो माने तभी होगा जब उसका कोई पुत्र ना हो, ठीक है, पुत्र ना हो। इसके अलावा तीसरा दिया है, पुत्र का पुत्र न हो, ठीक है। तो ये 3 पीढ़ियां आएंगे दिया, यानी उसका अगर पुत्र ना हो, पुत्र का पुत्र ना हो, पुत्र के पुत्र का पुत्र ना हो, तभी वो किसी मेल को ले सकता है। पुत्री को तभी लेगा जब वो कम से कम 21 वर्ष से नीचे की वो बालिका हो, उसे स्वस्थ चित्त होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए। और सेक्शन 7 में एक बात और है कि अगर उसकी कोई पत्नी है, ठीक है, कोई पत्नी है जो कि जीवित है, तो उसकी सहमति का होना अनिवार्य, ठीक है, सहमति, बशर्ते ये पत्नी इसके बारे में भी कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। अगर एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी की सहमति होनी चाहिए, अगर सिर्फ पत्नी है तो उसकी सहमति, लेकिन इस पत्नी में जीवित पत्नी ही आएगी, और इसमें वो पत्नी नहीं आएगी जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, जिसने जो साध्वी हो गई है कुंभ मेला में, यानी कि सांसारिक त्याग वो करने वाली है, या जिसे कोर्ट ने अनसाउंड माइंड घोषित नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार की पत्नी की सहमति का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। तो ये आपको मित्रों आज 30 क्वेश्चन, जो कि क्लास लंबा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या इसी वजह से हमने कायदे से कर दिया, ठीक है। तो आशा है मित्रों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, और अब कोशिश यही करें कि वैकल्पिक क्वेश्चन का ही पैनल आपके सामने लाया जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके लिए फायदा हो, ठीक है। तो आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्ति की आज्ञा आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।